गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे वीडियो बना रहा हूँ। वर्ड्स को ठीक से देखिएगा, मैंने वर्ड यूज़ किया लॉसेस। लॉसेस का मतलब होता है कुछ खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, यही है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है लॉसेस। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर में, दुनिया के किसी भी मशीन में लॉस होता है। ठीक है, तो कितना लॉस होता है और क्यों लॉस होता है, कौन कौन से लॉस होते हैं, ये सब हमको जानना है। तो खैर हम लोग, ये चैप्टर का नाम है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में ये जानेंगे कि कौन कौन सा लॉसेस होता है। और हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा लॉस होता है यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपने ईएमएफ इक्वेशन देखा है, ट्रांसफार्मर का कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो देखा है, सब आप लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग लॉसेस के बारे में जानते हैं। ट्रांसफार्मर को याद कीजिए कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे था, तब जाके लॉसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन एक बार यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि हमको समझाने में आसानी होगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये आयरन का कोर होता है, करेक्ट। ये आयरन का कोर होता है जो कि, ठीक है, आयरन का बना होता है। पतले पतले पत्थर होते हैं ये सब, ठीक है, इस तरीके से पत्थर बने रहते हैं और सभी पत्थरों को एक साथ मिलाकर, ठीक है, कोर बना दिया जाता है। इसके एक साइड में तांबा का तार लपेट दिया जाता है। ठीक है, इसके एक साइड में तांबा का तार लपेट दिया जाता है। कितनी बार लपेटेंगे ये संख्या काउंट किया जाता है। इधर भी एक तांबा का तार लपेट देते हैं आप, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दूं, ये जो काला रंग से बना हुआ है ये आयरन का बना होता है, और जो ग्रीन कलर से मैंने वाइंडिंग किया है, लपेटा है, ये तांबा होता है। ठीक है, तांबा का होता है। इसका मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस पाए जाएंगे। एक का नाम है कॉपर लॉस और एक का नाम है आयरन लॉस। क्योंकि जो कॉपर लॉस है वो कॉपर मटेरियल के कारण होगा, वो मैं पढ़ाने समय बताऊंगा, और एक जो लॉस है वो आयरन मटेरियल के कारण होगा। तो दोनों लॉसेस को हम लोग यहाँ सीखेंगे, क्योंकि पूरे ट्रांसफार्मर को बनाने में दो मुख्य मटेरियल का प्रयोग किया गया है। एक है तांबा और एक है लोहा। तो तांबा के कारण जो वाइंडिंग्स होता है, जो तांबा का तार होता है वाइंडिंग्स करने में, उसके कारण जो लॉस होते हैं उसे हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। और ये जो लोहा है इसमें कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसे हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। आगे चल के आयरन लॉस को भी दो भाग बांटेंगे, एक का नाम है हिस्टेरेसिस लॉस और एक का नाम है ईडी करंट लॉस। दोनों को समझेंगे भी होता क्या है और कैसे समझेंगे इसको। पहले कॉपर लॉस को समझते हैं। आपको मैंने साफ साफ लिखा है, अच्छे से धीरे धीरे पढ़िए। ए लॉस कम्स ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे इस ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो आप देखिएगा, इधर जो लपेटा हुआ चीज़ है तांबा का होता है, इधर भी लपेटा हुआ चीज़ है तांबा का होता है, और हमें कॉपर लॉस पढ़ना है, यानी तांबा के द्वारा लॉस पढ़ना है। इसका मतलब इधर जो लपेटा है इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, यदि हम इधर सोर्स जोड़ देंगे तो, ठीक, और इधर हम लोड जोड़ देंगे, लोड, तो इस लोड को जोड़ने पर ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो बाबू, प्राइमरी साइड का जो लपेटन संख्या है जिसे वाइंडिंग बोलेंगे, और सेकेंडरी साइड का जो लपेटन संख्या है जिसे वाइंडिंग बोलेंगे, इन्हीं दोनों वाइंडिंग यानी तांबा के वाइंडिंग के द्वारा जो लॉसेस होगा इसे हम लोग, ठीक है, कॉपर लॉस कहते हैं। सर इसमें कौन सा लॉस होगा, हम लोग को थोड़ा जानना है। हम कैसे बोल देंगे कि लॉस होगा, तांबा तो लपेटा हुआ है, लॉस कैसे हो रहा है। तो देखिए कहता है, ठीक है, ओमिक रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस बात को पूरा अच्छे से मालूम है, हर एक तार परफेक्ट नहीं होता है, मैंने हर एक तार कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस जीरो नहीं होता है। उस तांबा के तार के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में, ठीक है, नेग्लेजिबल रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस नाम देते हैं, जो कि मैंने दिया है। और तार छोटा मोटा तार तो लेते नहीं है, मतलब छोटा सा लंबा तार तो लेते नहीं है, बहुत लंबा तार लेते हैं, उसको हज़ारों बार लपेटते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत बार लपेटा जाता है। अब बताओ, इतना बड़ा लेंथ में अगर थोड़ा सा रेसिस्टेंस है तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो आप रेसिस्टेंस देख रहे हैं
तो तांबा के लंबाई के बढ़ने के कारण यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और उस रेसिस्टेंस के कारण यहाँ लॉसेस जनरेट होंगे, हीट एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। कहता है ओके, पर ओमिक रेसिस्टेंस इस वाइंडिंग्स में होते हैं और इस वाइंडिंग्स में होते हैं, और इसी ओमिक रेसिस्टेंस के द्वारा कुछ लॉसेस होता है जिसे हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी करंट भी आता है, और इस यही जितना करंट आएगा और अंदर में रेसिस्टेंस होगा, ओमिक रेसिस्टेंस, उतना ज़्यादा लॉसेस होगा। आगे सुनिएगा, जो ये लोड है, लोड जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे करंट उतना तेज़ी से आएगा। इस पे भी कॉपर लॉस निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड पे भी कॉपर लॉस निर्भर करता है। अब सोचिए मैं छोटा बल्ब लगाया तो लोड कम है तो कम करंट आएगा, यदि मैं लोड बढ़ा दूं तो करंट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो लॉसेस भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो लोड है इस पे भी हमारा कॉपर लॉस निर्भर करता है। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है यही हमारे कॉपर लॉस को निर्धारित करता है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट का नाम है I1 यानी IP प्राइमरी करंट, और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम है IS सेकेंडरी करंट। तो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट के कारण दोनों में, ठीक है, लोड के कारण, ठीक है, लॉसेस उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एट नो लोड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एंड मैक्सिमम एट फुल लोड। इन दोनों को पहले समझिए, दो शब्द यहाँ यूज किए हैं, नो लोड और फुल लोड। यदि मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा, मतलब बल्ब, टीवी, फ्रिज, कोई भी चीज़ लगाऊंगा जो मेरे को ऊर्जा लेगा, उसे कहते हैं फुल लोड। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, फुल लोड ट्रांसफार्मर। मतलब यानी कि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों साइड में मैं कोई ऐसा वस्तु लगा रहा हूँ जो ऊर्जा को, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ जनरेट होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का उपयोग करे, उसको खर्च करे, लोड कहलाता है। तो तब जाके पूरा ट्रांसफार्मर को कहेंगे फुल लोड। क्या नाम देंगे, फुल लोड। लेकिन यदि मैं ये जो इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ मैं कोई लोड नहीं लगाता हूँ, इसे खुला छोड़ देता हूँ, ठीक है, खुला छोड़ देता हूँ, तो इसे कहते हैं नो लोड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नो लोड। मतलब यहाँ हम लोग कोई लोड लगाएंगे ही नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई लोड नहीं लगाएंगे। अगर हम कोई लोड नहीं लगाएंगे तो इसका नाम होगा नो लोड। अब तुम ही सोचो ना, नो लोड, कोई लोड नहीं होगा तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो भाई अभी आपने कहा कि करंट के कारण ही आपका कॉपर लॉस निर्भर करता है, तो करंट नहीं आएगा तो भाई कॉपर लॉस का मान कम होगा। इसका मतलब नो लोड कंडीशन में कॉपर लॉस एकदम कम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फुल लोड के केस में, यानी लोड लगा देंगे तो यहाँ भी करंट, कॉपर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एट फुल लोड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और इसको अच्छे से रखिएगा। इसको I² लॉस भी कहते हैं, यानी कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसमें रेसिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम I² लॉस भी कहा जाता है। कोई बोले कॉपर लॉस या कोई बोलेगा I² लॉस, दोनों एकदम सेम है। ये था कॉपर लॉस, ठीक है। ऐसे आपके लॉसेस जो है सिलेबस में नहीं है, बट पढ़ लीजिए, काम आएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम के हैं और ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयरन लॉस की तरफ, यानी अब हम इस तांबा से बाहर निकलते हैं। मतलब अब हम अंदर के जो काला रंग का पदार्थ बना हुआ है, जिसे तुम आयरन का बना हुआ पदार्थ बोलते हो, यानी आयरन का मतलब कोर बोलते हो, तो इस कोर में कुछ ना कुछ लॉसेस उत्पन्न होंगे, और कौन कौन से लॉसेस उत्पन्न होंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ जो तांबा है इसमें दो तरह के लॉसेस उत्पन्न होते हैं, एक का नाम है हिस्टेरेसिस लॉस और एक का नाम है एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर पढ़ा होगा, जब आप इसके पहले वाले यूनिट को देख रहे होंगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया होगा, उसमें हिस्टेरेसिस लूप आता है और हिस्टेरेसिस के बारे में जानना होता है। सर हिस्टेरेसिस क्या होता है, थोड़ा सा उससे भी देख सकते हैं, या आप यहाँ मैं समझाने जा रहा हूँ हिस्टेरेसिस होता क्या है, इसको समझिए। हम लोग के पास बहुत सारे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। कुछ मटेरियल पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं। मतलब कुछ जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, कुछ आकर्षित नहीं किए जाते हैं।
तो सर एक लड़का हमसे पूछता है, सर जो तांबा है चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है लेकिन लोहा चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। इस क्वेश्चन का जवाब पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के कंसेप्ट में है। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको हिस्टैरिसीस समझाने जा रहा हूँ। हिस्टैरिसीस में होता क्या है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे तैसे लगा रहता है, ऐसे ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। किसी भी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक समान नहीं है, फिक्स नहीं है, जब तुम इसमें, ठीक है, जब तुम इसमें फ्लक्स उत्पन्न कराओगे, ध्यान से सुनो, कौन उत्पन्न कराओगे, फ्लक्स। बाबू आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर से फ्लक्स उत्पन्न हुआ था और ये फ्लक्स लोहा के अंदर गया था। लोहा के अंदर धारा उत्पन्न नहीं होता है, लोहा के अंदर सिर्फ फ्लक्स का उत्पत्ति होता है। फ्लक्स जिसे तुम फाई से डिनोट करते हो। तो जब इसमें फ्लक्स जाएगा तो ये फ्लक्स जो है इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट मतलब उनका जो रखाव होता है, जैसे मैं ऐसे मुंह किए हुए खड़ा हूँ, आप ऐसे मुंह किए हुए खड़े हैं, कोई ऐसे मुंह किए हुए खड़ा है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं। ओके, अब डिफरेंट डायरेक्शंस होंगे तो फिर जब हम लोग उसमें फ्लक्स देंगे तो वह जो है एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगा सभी के सभी। तो भाई उसको एक डायरेक्शन में सेट करने में एनर्जी खर्च हुआ कि नहीं हुआ, जो एनर्जी खर्च हुआ वो कहलाता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो भाई किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उसके अलाइनमेंट, मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट को एक डायरेक्शन में फिक्स करने में जो एनर्जी लॉस होता है वो कहलाता है हिस्टैरिसीस, और यहीं पर जो लॉस हुआ इसी का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। एन एनर्जी नीडेड टू रीअरेंज, वर्ड है ना रीअरेंज, ठीक है, एन एनर्जी नीडेड टू रीअरेंज द मैग्नेटिक डोमेन। डोमेन यही है, डोमेन का मतलब किसी भी अलाइनमेंट का रखाव, उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन इन द कोर इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। अच्छा, एक लड़का पूछा तो सर ये हिस्टैरिसीस लॉस सब लोहे में होगा ही? नहीं, अलग अलग लोहे के अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं, डिफरेंट। तो लोहे का अच्छी क्वालिटी का चुन कर तुम उसके अलाइनमेंट अगर ठीक होंगे तो उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। तो चुनेंगे कैसे? तो भाई ये आपको चेक करना होगा, उसकी परमिएबिलिटी, उसको चेक करने का तरीका है परमिएबिलिटी। अगर आपने परमिएबिलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन देता हूँ। परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल का वह गुण है जो वह मटेरियल फ्लक्स को कितना अलाउ करता है, फ्लक्स को कितना अलाउ करता है उसके बारे में बताता है, परमिएबिलिटी कहते हैं। और एक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे परमिटिविटी, ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं परमिएबिलिटी, इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं, जैसा कि हम पढ़े भी होंगे आप लोग। तो भाई अच्छे परमिएबिलिटी वाला मटेरियल का सेलेक्ट करके हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं। फिर से सुनिएगा, अच्छी परमिएबिलिटी का मटेरियल यूज करके हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नेचुरल लॉसेस है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो आप बनाए नहीं है, मटेरियल तो भगवान के द्वारा बनाया गया है। हाँ, उसके अलाइनमेंट, अलग अलग मटेरियल लेंगे, उसके अलाइनमेंट अगर ठीक से होंगे, उसके परमिएबिलिटी अच्छी होगी तो वैसी बात है हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लॉसेस जीरो हो जाए, दुनिया में कोई ऐसा मशीन ही नहीं है जिसका लॉसेस जीरो हो जाए। आइए आते हैं ईडी करंट लॉस की तरफ। ईडी करंट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका उपयोग आजकल बड़े बड़े बुलेट ट्रेन्स में भी होता है। खैर, आप ईडी करंट को नहीं जानते, ईडी करंट अगर अच्छे से पढ़िएगा तब पता चलेगा। ईडी करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे ईडी करंट होता क्या है मैं उसको समझाता हूँ, आराम से समझिए। जब फ्लक्स इस लोहे के अंदर गुजरता है, ध्यान से सुनिएगा, जब यह फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, फिर से धीरे से आराम से समझिएगा, यहाँ से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब एक बार फ्लक्स ऐसे घूम रहा है और एक बार फ्लक्स ऐसे घूम रहा है। तो फैराडे का नियम कहता है जब किसी कंडक्टर के पास, कंडक्टर में कोई भी ले सकते हैं आप, तांबा, लोहा, सब कुछ, तो जब किसी कंडक्टर के द्वारा, ठीक है, इस कंडक्टर में फ्लक्स का बदलाव किया जाएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा।
इसका मतलब यहाँ भी कंडक्टर है, ये तांबा, तो यहाँ एक ईएमएफ बना। लेकिन लोहा भी तो एक प्रकार का कंडक्टर है, इसके अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। सर ये लोहा एक प्रकार का कंडक्टर है और इसमें भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है, इसी में से तो आ रहा है। और इसी लोहे में जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है, तो इस लोहे में भी एक प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, यस होगा। ठीक, अब जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो सर वो ईएमएफ क्या करेगा, उसका करंट कहाँ जाएगा, तो उसका करंट इसी लोहे के अंदर, क्योंकि उसमें कोई तारवार तो आप जोड़े नहीं हैं कि बाहर निकल जाएगा किसी दूसरे के पास चला जाएगा। इस लोहे के अंदर एक इस तरह के सर्किल का निर्माण, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, ऐसा गोल 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 सर्किल बनेगा, ऐसा करंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में बनते चला जाएगा। ठीक, गोल 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 इसी में घूमते रह जाता है, गोल गोल, ठीक है, करंट, क्योंकि वो कहीं बाहर निकल नहीं सकता है। तो इसी लोहे के अंदर गोल गोल, यहाँ पर गोल गोल बना रहा है, यहाँ गोल गोल बना रहा है। अरे भंवर नाम सुने हो, भंवर, भंवर, ठीक है, भंवर का बहुत सारे लोग सुने होंगे ये वर्ड्स, ठीक है। भंवर का मतलब मैं बता दूं कहाँ होता है, पानी जहाँ पर पानी जब आप देखते होंगे जनरली पानी जब जा रहा होता है गोल 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 घूमता है और लगता है कि वहाँ सब कुछ डूबते चला जा रहा है, उसको भंवर बोलते हैं। यानी ईडी का हिंदी भंवर ही होता है, ठीक है, ईडी का हिंदी भंवर होता है। तो यानी भंवर करंट यही है, ठीक है। यहाँ भंवर करंट वर्ड इसलिए आया क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लोहे के अंदर आ रहा है वो गोल गोल घूमता है एक ही जगह, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी यहाँ वोल्टेज जनरेट हुआ तो उस वोल्टेज के कारण जो करंट उत्पन्न होगा वो कहाँ जाएगा, तो यहीं गोल गोल घूमते हुए घूमते रहता है। और इस गोल गोल घूमने की वजह से इस लोहे में हीट एनर्जी जनरेट होता है और वह एनर्जी को लॉस्ट करता है, हीट एनर्जी के रूप में लॉसेस शुरू हो गया, इसी को नाम दिया गया ईडी करंट लॉस। पढ़ देता हूँ, द अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक कोर, ठीक है, अभी मैंने बोला इस मैग्नेटिक कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स आ रहा है, इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द कोर, कोर के अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है, ठीक है, इन द कोर इटसेल्फ एंड सर्कुलेट करंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में गोल 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 करंट घुमाता है, ठीक है। दीज करंट आर कॉल्ड ईडी करंट, ईडी मैंने हिंदी में बताया भंवर करंट, ठीक है, भंवर गोल गोल कैसे पानी के पास गोल गोल घूमते घूमते, ठीक है, भंवर जैसा बनता है, बीच में डूब जाता है, ठीक है। दिस ईडी करंट प्रोड्यूसेस हीट इन द कोर, कोर के अंदर हीट जनरेट करता है और यही लॉसेस उत्पन्न करता है। सर इसको कम कैसे करेंगे, तो सुनिए, इट इज मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड का मतलब बाबू, लेमिनेटेड का मतलब, ठीक है, उसके ऊपर या तो किसी चीज़ का परत चढ़ा देंगे तो लेमिनेट हो जाएगा। लेमिनेटेड करने से ईडी करंट को बचाया जा सकता है, ईडी करंट को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ऐसे ही अभी दो और टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, एक है इफ़िशियंसी और एक है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें मैं दो टाइप से बताऊंगा, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर हो सके तो दोनों को एक साथ बता दूंगा, इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को मिलाकर एक वीडियो बना दूंगा। तो एक और वीडियो बचा हुआ है और न्यूमेरिकल पे एक दो वीडियो बना देंगे तो हम लोग के पूरे ट्रांसफार्मर अच्छे से ढंग से तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, शुरू से देखिए, कहीं कोई डाउट्स है किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो फिर से हमें बताएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसका कमेंट यूट्यूब पे ज़रूर डालें कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ज़रूर बताएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।